गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अर्थात पोषक तत्व की उपलब्धता किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता किन किन कारकों से प्रभावित होती है, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों के बारे में अपने को जानकारी लेनी है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो कारक है वो है मृदा पीएच। पहला कारक जो है बच्चों वो है मृदा पीएच। मृदा पीएच की यदि हम बात करें तो मृदा की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। उस स्थिति के द्वारा ही पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय अर्थात 6.5 पीएच से 7.5 पीएच के मध्य मान पर पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो अधिक होती है। सामान्य रूप से ध्यान रखने की बात है कि सामान्य रूप से पोषक तत्वों की अधिकतम उपलब्धता आंशिक अम्लीय और आंशिक क्षारीय प्रकृति की मृदाओं में होती है। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि मृदा पीएच 6.5 से पीएच 6.5 से 7.5 होने पर, मृदा पीएच 6.5 से 7.5 होने पर पोषक तत्वों की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। ध्यान रखने की बात है बच्चों कि इस पीएच मान पर पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो अधिकतम होती है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो कुछ पोषक तत्व ऐसे भी होते हैं जो अम्लीय माध्यम में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ पोषक तत्व ऐसे भी होते हैं जो क्षारीय माध्यम में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ बात करें तो आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर और कोबाल्ट कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो अम्लीय माध्यम में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जबकि मोलिब्डेनम ऐसा तत्व है जो क्षारीय मृदा के अंदर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, कॉपर आदि तत्व अम्लीय माध्यम में जबकि मोलिब्डेनम क्षारीय माध्यम में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करें तो आपके कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम क्षारीय माध्यम में और लवणीय माध्यम में आंशिक रूप से पाया जाता है, क्योंकि ये अविलेय होता है इसलिए पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कैल्शियम क्षारीय और लवणीय माध्यम में कम पाया जाता है। कैल्शियम क्षारीय व लवणीय माध्यम में कम मात्रा में पाया जाता है। क्षारीय माध्यम और जो लवणीय माध्यम होता है उसमें कैल्शियम जो होता है पोषक तत्व वो बहुत कम मात्रा के अंदर पाया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। अन्य कारक की बात करें तो दूसरा कारक है वो है पैतृक पदार्थ। देखो बच्चों,
मृदा का निर्माण जिस प्रकार के पैतृक पदार्थ से होता है, उस पैतृक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो पोषक तत्व की जो मात्रा होती है वो मृदा में अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। और ऐसा देखने को भी आता है कि यदि मृदा उच्च क्वालिटी के पैतृक पदार्थों से बनी है तो उसकी उर्वरकता भी अधिक होती है। तो सामान्यतः ये ध्यान रखने की बात है कि जिस पदार्थ से मृदा का निर्माण हुआ है उस पैतृक पदार्थ का पोषक तत्व जो होता है वो मृदा में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर नोट कर देते हैं कि मृदा जिस पैतृक पदार्थ से बनी है, जिस पैतृक पदार्थ से बनी है, मृदा जिस पैतृक पदार्थ से बनी है उसकी मात्रा मृदा में ज़्यादा होती है, अर्थात उस पोषक तत्व की उपलब्धता ज़्यादा होती है। उस पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा हो जाती है पैतृक पदार्थों के रूप में। तीसरा कारक है बच्चों वो है मृदा आयु। तीसरे कारक की अगर हम बात करें तो तीसरा कारक है मृदा आयु। देखो बच्चों, ध्यान रखने की बात है कि मृदा का निर्माण कब हुआ है ये चीज़ भी पोषक तत्वों की उपलब्धता को निर्धारित करती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। पुरानी मृदाएं जो होती हैं उन पुरानी मृदाओं के अंदर पोषक तत्व की उपलब्धता कम होती है, जबकि नवीन मृदाएं जो होती हैं, नई मृदाएं जो होती हैं उनमें पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कारण ये होता है कि जो पुरानी मृदाएं होती हैं उन पुरानी मृदाओं के अंदर अपक्षय की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर लगातार फसलें उगाई जाती है, मृदा क्षरण की प्रक्रिया होती है और अपक्षालन ऐसी कई प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होती जाती है और मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जबकि नवीन मृदा के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसलिए नवीन मृदा में पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि पुरानी मृदाओं में पोषक तत्व की उपलब्धता कम होती है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि पुरानी मृदाओं में पोषक तत्वों की उपलब्धता मृदा क्षरण, निक्षालन व फसलों के लगातार उगाने से कम हो जाती है, जबकि नवीन फसलों में नवीन मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। नवीन मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, जबकि जो पुरानी मृदाएं होती हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा आयु बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। कारण उसका अपक्षय, निक्षालन, मृदा क्षरण या फिर लगातार फसलों का उगाना हो सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जलवायु की। जलवायु जो होती है वो भी बच्चों पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। सामान्यतः ये देखने में आता है कि अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उन जगहों पर अपक्षालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं।
जिसके कारण मृदा की जो ऊपरी परत होती है, भूपर्पटी जो होती है, वहाँ पर पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है और पोषक तत्व कम मात्रा में मिलते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर अपक्षालन के कारण पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्व निक्षालन की क्रिया द्वारा जल में घुलकर नीचे की संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो आपके ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम हो जाती है। उसका कारण होता है वर्षा जल के साथ निक्षालित होकर पोषक तत्वों का नीचे चला जाना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अधिक तापमान और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भी पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो सामान्यतः कम ही रहती है। ज़्यादा तापमान जहाँ होता है, शुष्क क्षेत्र जो होते हैं जहाँ की जलवायु शुष्क होती है, ऐसे क्षेत्रों में भी मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो कम मात्रा में ही उपलब्ध हो पाते हैं। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि शुष्क क्षेत्रों व अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पोषक तत्व कम उपलब्ध होते हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी पोषक तत्व की उपलब्धता कम ही देखने को मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन देखते हैं अगले कारक के बारे में जो पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करता है। देखो बच्चों, आगे का जो कारक है वो है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा जो होती है वो भी पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। मृदा की भौतिक दशा, मृदा की जो भौतिक दशा होती है वो भी पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है इसके बारे में हम बात करें तो देखो बच्चों, मृदा में यदि पर्याप्त मात्रा के अंदर वायु का प्रवेश होता है, जल का संचार यदि उचित मात्रा में होता है तो ऐसी दशा के अंदर जल धारण क्षमता अधिक होती है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी अधिक होती है और जीवांश पदार्थ का विच्छेदन भी अधिक मात्रा में होता है। ऐसी स्थिति में ये देखने में आता है कि पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पौधों को मिल पाते हैं ऐसी मृदाओं के अंदर। और यदि इसका जस्ट अपोजिट होता है तो पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है। ध्यान रखना है, भौतिक दशाओं अच्छी होने का मतलब है मृदा के अंदर वायु का संचार होना, जल का संचार होना और उसकी जल धारण क्षमता और जो आपके
जो जीवाणु होती हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो अच्छे से होने से जीवांश पदार्थों के विखंडन से मृदा की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नोट करते हैं कि मृदा में जल संचार व वायु प्रवाह सरलता से होने पर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। यदि ये प्रक्रियाएं अच्छे से होती है, जल संचार और वायु प्रवाह आसानी से होता है, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जैविक पदार्थों का विघटन सरलता से हो जाता है। जैविक पदार्थों का जो विघटन होता है वो सरलता से हो जाता है, इसलिए ये देखने में आता है कि जैविक पदार्थों का विघटन सरलता से होने से पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। अगले कारक की हम बात करें तो अगला कारक है मृदा सूक्ष्म जीव। यदि मृदा में सूक्ष्म जीव, देखो बच्चों, यदि मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता अधिक होती है तो पोषक तत्व की उपलब्धता भी अधिक हो जाती है। जैसे आपने देखा हो तो राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, इसी प्रकार से आपके एसिटोमाइसीटीज हैं, कई प्रकार के शैवाल सूक्ष्म जीव है, एजेटोबैक्टर हैं, आदि सूक्ष्म जीव यदि मृदा के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उचित मात्रा में मृदा में होते हैं, तो ये कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में सुधार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता के कारण सामान्यतः पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। यहाँ पर नोट कर देते हैं कि मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसिटोमाइसीटीज आदि के बढ़ने से पोषक तत्वों की उपलब्धता मृदा में बढ़ जाती है। पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो मृदा के अंदर बढ़ जाती है यदि मृदा में इन पोषक तत्वों की उपलब्धता अर्थात इन सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो ऐसा देखने में मिलता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन करके जो कार्बनिक खाद होती है उसका निर्माण करने का काम करता है। इसके अलावा अगला जो कारक है वो है बच्चों कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ किस प्रकार से पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है उसके बारे में अपने को देखना है। देखो बच्चों, कार्बनिक पदार्थ जो होता है उस कार्बनिक पदार्थ के उचित विघटन के परिणाम स्वरूप मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो आपके या तो सूक्ष्म जो जीव जंतु होते हैं उनके मलमूत्र होते हैं या फिर वनस्पतियों के अवशेष होते हैं। ये दोनों ही जो होते हैं ये अपघटित होकर खाद का निर्माण करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान रखने की बात है कि यदि मृदा में पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है
तो मृदा में प्राकृतिक खाद बनता है जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो कार्बनिक पदार्थों के बढ़ने के कारण बढ़ती जाती है। अगला जो अपना कारक है वो है बच्चों जल क्रांति। जल क्रांति भी आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। ऐसा देखने में आता है कि यदि मृदा के अंदर ज़्यादा समय तक जल भरा रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर मृदा के अंदर जो वायु होती है उसका संचार ठीक से नहीं हो पाता है, और वायु संचार नहीं होने के कारण मृदा के अंदर पोषक तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है। सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी नहीं हो पाता है। विनाइट्रोजनीकरण होने के परिणाम स्वरूप जो नाइट्रोजन होती है वो भी मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ऐसा देखने में आता है कि यदि ज़्यादा समय तक मृदा के अंदर जल भरा रहता है तो उस मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है वायु संचार न होने के कारण, और विशेष रूप से नाइट्रोजन की कमी ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि ज़्यादा समय तक मृदा में जल भरे रहने से मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो कम हो जाती है मृदा में ज़्यादा समय तक भरे रहने से, और विशेष रूप से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों में विशेष रूप से जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो ज़्यादा समय तक जल भरे रहने के कारण देखने को मिलती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो मृदा की उपलब्धता को प्रभावित करता है। फिर मृदा में पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है उसको प्रभावित करता है। ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ फैक्टर्स थे, कुछ कारक थे जो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे थे। अपन एक दो और कारकों के बारे में डिस्कस करते हैं और इसी के बाद अपना ये जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास से दूसरा लेसन लेंगे अपन। एक दो कारक जो और हैं उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने फसल प्रणाली। फसल प्रणाली जो होती है वो भी आपके क्या करती है, फसल प्रणाली। देखो बच्चों, अक्सर ये देखने में आता है कि फसल प्रणाली का मतलब होता है आपके फसलों को बोने का क्रम, किस प्रकार से फसलें उगाई जाती हैं। सामान्यतः जो फसल चक्र होता है वो अपनाया जाता है या नहीं। देखने में आता है कि यदि एक खेत के अंदर लगातार फसलें उगाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के अंदर पोषक तत्व की कमी देखने में आती है। और यदि फसल चक्र अपनाकर अर्थात फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है, किसी समय किसी खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है जिसे अपन पड़त बोलते हैं, और उसके बाद उसमें फसल उगाई जाती है, तो ऐसी तकनीकी अपनाने से जो पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि दलहनी फसलों के ऊपर बाद में तिलहनी फसलें उगाते हैं और तिलहनी के बाद फिर उस पर दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। ऐसा सामान्यतः फसल चक्र अपनाकर हम पोषक तत्वों की उपलब्धता को मृदा में बढ़ा सकते हैं कि एक खेत में लगातार एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए। गेहूं यदि अपन किसी खेत में उगा रहे हैं तो हर बार उसी जगह पर गेहूं नहीं उगाने चाहिए, अगली बार उस वहाँ पर बदल कर दूसरी फसल उगा देनी चाहिए। तो ऐसे फसल प्रणाली के माध्यम से भी अपन फसलों के
अदल बदल कर भी हम फसलों की लिए आवश्यक जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि लगातार एक ही प्रकार की फसल नहीं उगाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके अलावा ये फसल चक्र अपनाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो खेत को कुछ समय तक खुला छोड़ना चाहिए। खुला छोड़ने का मतलब वहाँ पर फसल नहीं उगानी चाहिए। ऐसे कुछ तकनीकी अपनाकर हम पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है बच्चों जुताई। खेत के अंदर जो जुताई की जाती है वो भी पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। सामान्यतः ये ध्यान रखा जाता है कि मृदा में उचित ढंग से गहराई तक और सही समय पर उचित ढंग से जुताई करने पर पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वो सुनिश्चित बनी रहती है, ऐसा देखने में आता है। और सामान्यतः यदि मृदा के अंदर जुताई का तरीका होता है वो अगर गलत ढंग का होता है तो फसलों को पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि खेत में उचित गहराई व उचित ढंग उचित समय पर की गई जुताई से फसलों को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। यदि उचित समय पर जुताई की जाती है और उचित गहराई तक जुताई की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो फसलें होती हैं उन फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फसलों को बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व मिल पाते हैं। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट अपना जो कारक है वो है स्थलाकृति। स्थलाकृति की यदि हम बात करें तो सामान्यतः ये देखने में आता है कि जो ढलान वाली जगह होती हैं उन ढलान वाली जगहों पर पोषक तत्व की उपलब्धता कम होती हैं, जबकि जो ढलान के नीचे वाले मैदान होते हैं उन जगहों पर पोषक तत्व की उपलब्धता ज़्यादा होती है। ढलान वाली जगहों पर अक्सर ये होता है कि बरसात के जल के साथ जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर नीचे आ जाते हैं और आसपास का जो मैदानी क्षेत्र होता है ढलान के आसपास का क्षेत्र उन जगहों पर वो एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है। जबकि ढलान वाला जो क्षेत्र होता है उस जगह पोषक तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि ढलान वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों की उपलब्धता ढलान वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती है, जबकि ढलान के पास वाले मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।
ध्यान रखने की बात है कि ढलान के आसपास का जो क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर पोषक तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये कुछ कारक थे जो पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते थे। इसी के साथ अपना ये जो लेसन होता है वो कंप्लीट होता है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।